हाय डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे C4 प्लांट्स किसे कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है C4 प्लांट्स, C4 साइकिल। तो ये किसे कहते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक प्रोसेस होता है प्लांट में, एनर्जी वेस्टफुल प्रोसेस जिसे हम कहते हैं फोटो रिस्पायरेशन। तो प्लांट फोटो रिस्पायरेशन से बचने के लिए कुछ अडेप्टेशंस करते हैं। तो जो प्लांट फोटो रिस्पायरेशन से बचने के लिए अडेप्टेशंस करते हैं, वो अडेप्टेशन क्या है और वो कौन से प्लांट है जिन्हें हम C4 प्लांट्स कहते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर आपका टॉपिक है आज का C4 साइकिल, या जिसे हम C4 पाथवे भी कहते हैं और इसे हम हेच स्लेक साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही इसी साइकिल की डिटेल्स दी थी, डिस्कवर किया था, इसीलिए इस साइकिल को हम हेच स्लेक साइकिल कहते हैं। अब ये किन प्लांट्स में होता है, स्पेशली वो टेम्परेट रीजन वाले प्लांट्स जिनमें फोटोसिंथेसिस में जो है, जिनमें फोटो रिस्पायरेशन की प्रॉब्लम होती है, तो फोटो रिस्पायरेशन से बचने के लिए वो कुछ अडेप्टेशंस करते हैं, तो उन्हें हम C4 प्लांट्स कहते हैं। लाइक मेज, सॉर्गम, शुगर केन, etc। इस तरह के कुछ प्लांट्स हैं जो कि C4 प्लांट्स कहलाते हैं, जो कि फोटो रिस्पायरेशन से बचने के लिए ये प्रोसेस करते हैं। नेचर ऑफ रूबिस्को चेंज व्हेन, रूबिस्को की नेचर कब चेंज होती है? रूबिस्को एक एंजाइम है जो कि C3 साइकिल में यूज होता है, यानी कि ये एज अ कार्बोक्सिलेज भी काम करता है और एज अ ऑक्सीजनेज भी वर्क करता है। तो नॉर्मली तो ये काम करता है एज अ कार्बोक्सिलेज, लेकिन जब कंडीशंस चेंज हो तो इसकी नेचर भी चेंज हो जाती है। कौन सी कंडीशन? लाइक व्हेन टेम्परेचर बिकम्स हाई एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स हाई। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर ये दोनों ज्यादा हो जाएं तो उस वक्त रूबिस्को की नेचर चेंज हो जाती है, और ये क्या करता है कि ये बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, और फिर जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं फोटो रिस्पायरेशन। तो उससे बचना है। Adaptations of C4 plants to avoid photorespiration। C4 plants की वो अडेप्टेशंस जो वो करते हैं फोटो रिस्पायरेशन से बचने के लिए, कौन सी हैं? नंबर 1, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। ये प्लांट क्या करते हैं, अपने क्लोरोप्लास्ट दो तरह के बनाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं। तो यहां पर एक ग्रेनल और दूसरे अग्रेनल। जो ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट हैं वो वाले जो कि मीजोफिल सेल्स में होते हैं, और इनके अंदर ग्रेनम प्रेजेंट होता है, मींस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स होती है। तो यानी कि ये वो वाले क्लोरोप्लास्ट जहां पर लाइट रिएक्शन होता है, ये एक इस तरह के क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं। सेकंड, इनके पास होते हैं अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कौन से होते हैं? जिनमें ग्रेना एब्सेंट हो, अग्रेनल हो, यानी कि ऐसे जहां पर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स नहीं है। इट मींस जहां पर लाइट रिएक्शन ना चले, सिर्फ डार्क रिएक्शन या फिर C3 साइकिल हो। तो इन्होंने दो तरह के नेचर्स के, एक ये इनके अडेप्टेशन है कि इनके पास क्लोरोप्लास्ट दो तरह के हैं, डायमॉर्फिक हैं। नंबर 1 ग्रेनल, सेकंड अग्रेनल। ग्रेनल वो जो कि मीजोफिल सेल्स में हो, और अग्रेनल वो जो बंडल शीथ सेल्स में प्रेजेंट हो। एक ये इनके अडेप्टेशन है। सेकंड, ये क्रेन्स एनाटॉमी शो करते हैं, यानी कि ये भी इनका अडेप्टेशन है, जिसमें क्या है, ये हमारे पास है एनाटॉमी ऑफ लीफ, जिसमें ये आपको ऊपर वाली लेयर नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं क्यूटिकल, और इसके नीचे ये आपको एपिडर्मिस नजर आ रही है, ये वाली एपिडर्मिस, ये वाली लोअर एपिडर्मिस, और इसके अंदर ये प्रेजेंट है स्टोमेटा, ये लीफ की स्ट्रक्चर, एनाटॉमी ऑफ लीफ। अब इसमें आपको ये जो सारे सेल नजर आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं मीजोफिल सेल, और मीजोफिल सेल में इस लेयर को हम कहते हैं पैलिसेड लेयर, और इस लूजली अरेंज लेयर को हम कहते हैं स्पॉन्जी लेयर, जो कि एनाटॉमी ऑफ लीफ है। और दोनों आते हैं स्पॉन्जी और पैलिसेड लेयर, इनको हम कहते हैं ये मीजोफिल सेल्स है। ये जो आपको सर्किल नजर आ रहा है, जिसके अंदर यहां पर होते हैं वेस्क्यूलर बंडल्स, ये जो सर्किल के सेल हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं बंडल शीथ सेल, जो कि अरेंज होते हैं रीथ लाइक। इनके अरेंजमेंट है रीथ लाइक। रीथ लाइक मींस इन अ सर्क्यूलर वे। रीथ एक्चुअली टर्म हम यूज करते हैं फॉर दी फ्लोरल लीव्स, यानी कि जो फ्लावर्स के जो लीव्स होते हैं, जो सर्किल्स होते हैं, उनके लिए। लेकिन इसकी भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सर्क्यूलर है, रीथ लाइक अरेंजमेंट है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं ये क्रेन्स एनाटॉमी है, जिसमें जो बंडल शीथ है वो रीथ लाइक नजर आ रहे हैं।
तो ये भी एक अडेप्टेशन है। तो दो अडेप्टेशंस पहले समझनी है आपने कि C4 प्लांट्स की अडेप्टेशंस कौन सी होती हैं। तो नंबर 1 अडेप्टेशन डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, ग्रेनल अग्रेनल। ग्रेनल कहां पर होते हैं? मीजोफिल सेल, अग्रेनल इनटू डीप इनटू द बंडल शीथ सेल। सेकंड कौन सी है? क्रेन्ज एनाटॉमी, यानी कि जिसमें जो बंडल शीथ सेल हैं वो वाले सेल जो वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड होते हैं, और ये वो हैं जो रीथ लाइक अरेंज्ड होते हैं। अब क्या इस अडेप्टेशन से प्रॉब्लम का यानी कि ये जो प्लांट्स हैं इनको जो प्रॉब्लम आ रही है उसका क्या मतलब सॉल्यूशन हो रहा है, हल हो रहा है? देखते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर हाई हो जाए और ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए तब रूबिस्को की नेचर चेंज होती है और प्लांट फोटो रिस्पायरेशन करना शुरू कर देते हैं। तो अब हो ऐसा रहा है कि यहां पर ये मैंने स्टार बनाया है इनटू पहली सेल लेयर इनटू मीजोफिल सेल। यहां पर होते हैं ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, जहां पर हो रहा है लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन यहां पर नहीं होता। तो यानी कि यहां पर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है फ्रॉम डीप सेल्स, और जो C3 साइकिल चलती है डार्क रिएक्शन वो चलता है यहां पर बंडल शीथ सेल में, यहां पर जो कि डीप है, अंदर है। तो अंदर टेम्परेचर ऊपर वाले सेल से थोड़ा कम होता है। तो यानी कि अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट डीप है इनटू बंडल शीथ सेल जहां पर C3 साइकिल होनी है। तो नंबर 1 प्रॉब्लम हल हो चुकी है, यानी कि जो प्रॉब्लम थी कि टेम्परेचर ज्यादा है तो टेम्परेचर ऊपर वाले सेल्स में ज्यादा है, तो इन्होंने प्लांट्स ने क्या किया है, अपनी C3 साइकिल को शिफ्ट कर दिया है फ्रॉम अपर टू डीप इन द मिडिल, उन्होंने शिफ्ट कर दिया। यानी कि मीजोफिल सेल से जो ऊपर थे जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है वहां से उन्होंने शिफ्ट कर दिया इनटू बंडल शीथ सेल, तो टेम्परेचर वाला मसला हो गया हल। सेकंड, लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन बनती है, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है इन लाइट रिएक्शन इन नॉन साइक्लिक पाथवे, जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है। तो लाइट रिएक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है यहां पर जहां पर ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है, तो ऑक्सीजन भी यहां पर बन रही है, जबकि रूबिस्को ने कंबाइन होना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और ये जो प्रोसेस हो रहा है C3 साइकिल वाला वो हो रहा है इस बंडल शीथ सेल में, यानी कि यहां पर हो रहा है C3 साइकिल का प्रोसेस। तो ऑक्सीजन की इंक्रीमेंट मीजोफिल सेल में हो रही है, बंडल शीथ सेल में नहीं, क्योंकि यहां पर लाइट रिएक्शन नहीं हो रहा। तो इट मीन्स के जहां पर C3 साइकिल चलनी है वहां पर ऑक्सीजन का अमाउंट भी ज्यादा नहीं है। तो इस तरीके से इन प्लांट्स ने क्या किया है, अडेप्टेशन करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है ताकि ये फोटो रिस्पायरेशन से बच सके। अच्छा, फिर इनमें प्रोसेस किस तरह का होता है, तो ये है इसका डीप प्रोसेस। देखते हैं। अब जैसे यहां पर हमारे पास हमने दो सेल रखे हैं, वैसे तो ये कंप्लीट एक लीफ में पूरे में ये प्रोसेस हो रहा होता है कि सारे बंडल शीथ सेल और उसके सराउंडिंग के मीजोफिल सेल। तो ये हमने रखा है सराउंडिंग वाला, बाहर वाला मीजोफिल सेल, और डीप जैसे हमने कहा बंडल शीथ सेल। अब प्रोसेस कैसे हो रहा है, कहां से हो रहा है? अब जैसे होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही आ रहा है मीजोफिल सेल में, तो कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होता है वाटर के साथ, और यहां पर एक एंजाइम इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाता है, जिस एंजाइम को हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस फॉर्मेशन करवाता है कार्बोनिक एसिड की, तो इसमें से बनता है कार्बोनिक एसिड। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही मीजोफिल सेल में आता है कंबाइंड विथ वाटर जो कि मीजोफिल सेल में प्रेजेंट होता है, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मदद से कन्वर्ट हो जाता है इनटू कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड देन ब्रेक हो जाता है इनटू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयंस में। तो ये ब्रेक हो जाता है कार्बोनिक एसिड इनटू बाइकार्बोनेट आयंस में। अब होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं पीईपी, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, यहां पर हमने इसके फुल फॉर्म्स लिखे हुए हैं, पीईपी फॉस्फोइनोल पायरुवेट कंबाइन विथ बाइकार्बोनेट आयन, ये बाइकार्बोनेट आयन के साथ कंबाइन होता है, और इनके कॉम्बिनेशन के बाद ये जो प्रोसेस, ये जो कंबाइन करवा रहा है, ये जो प्रोसेस जो एंजाइम करवा रहा है, उस एंजाइम को हम कहते हैं पेप्को, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोऑक्सिलेज।
यानी कि ये वो जो कि कार्बन को ले रहा है, इसमें फिक्स करवा रहा है। तो ये पेप्को एंजाइम है और C3 साइकिल में रूबिस्को था, यहां पर वो काम कर रहा है पेप्को। तो पीपी कंबाइन विथ बाइकार्बोनेट आयन और इससे फॉर्मेशन होती है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की, यहां पर फुल फॉर्म लिखा हुआ है, या जिसे हम ऑक्जेलो एसीटेट भी कहते हैं। और ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है और ये है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, इसीलिए इस साइकिल को हम C4 साइकिल कहते हैं। जैसे C3 में फर्स्ट स्टेबल 3 कार्बन वाली बनी थी और फोटो रिस्पायरेशन में फर्स्ट स्टेबल 2 कार्बन वाली है, तो C2 साइकिल। यहां पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन वाली बन रही है, इसीलिए इसे हम कहते हैं C4 साइकिल। तो PEP combine with bicarbonate ion by the help of Pepco enzyme and produce oxaloacetic acid. Then oxaloacetic acid converts into malic acid, or we can say oxaloacetate converts into malate. इस तरह से कन्वर्जन होती है। Oxaloacetic acid is a 4 carbon compound and malic acid is also a 4 carbon compound. मैलिक एसिड ने शिफ्ट होना है बंडल शीट सेल में। अब यहां पर प्रोसेस थोड़ा कभी कभार चेंज भी होता है। कैसे? जैसे ये मैंने यहां पे शो किया हुआ है कि कभी कभार ऑक्जेलो एसिटिक एसिड टेक्स अमाइनो ग्रुप एंड बिकम एस्पार्टिक एसिड, ये अमाइनो ग्रुप लेता है और एस्पार्टिक एसिड बन जाता है। तो एस्पार्टिक एसिड जो है ये फिर आगे एंटर होता है मैलिक एसिड की जगह पर, जिसमें बंडल शीट सेल में। तो कभी कभार ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बिकम्स एस्पार्टिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस। लेकिन कभी कभार मोस्टली क्या होता है कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मींस ऑक्जेलो एसीटेट कन्वर्ट्स इनटू मैलेट और मैलिक एसिड, जो कि आता है एक 4 कार्बन कंपाउंड है इनटू बंडल शीट सेल। अब आगे क्या होता है कि मैलिक एसिड ब्रेक होता है एक 3 कार्बन कंपाउंड में और एक 1 कार्बन मॉलिक्यूल, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ए कार्बन वाला और पायरुवेट और पायरुविक एसिड, पायरुवेट और पायरुविक एसिड जो कि दो मतलब के 3 कार्बन कंपाउंड है। तो एक ये 4 कार्बन कंपाउंड है, ब्रेक होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन एंड 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड और मॉलिक्यूल, जिसे हम कहते हैं पायरुविक एसिड और पायरुवेट। अब ये पायरुवेट यहां से वापस जाता है इनटू मीजोफिल सेल और मीजोफिल सेल में पायरुविक एसिड और पायरुवेट दोबारा कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर एटीपी कन्वर्ट हो रही है इनटू एएमपी। इस पर हम थोड़ा आते हैं बाद में, पहले इसको समझ लें। तो यहां पर अब बंडल शीट सेल में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहां से आरयूबीपी, जो कि डीप बंडल शीट सेल है, वहां पर C3 साइकिल चलनी है। तो आरयूबीपी कंबाइन विथ कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह से आगे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी और यहां पर ये C3 साइकिल जो है वो चलेगी। तो प्लांट्स ने अडेप्टेशन की है कि उन्होंने फ्रॉम C3 टू C4 अडेप्टेशन की, यानी कि पहले वो एक C4 साइकिल चलाते, उनकी अडेप्टेशंस हैं। अडेप्टेशन की वजह से उनको ये बेनिफिट मिला है कि वो फोटो रिस्पायरेशन से बच जाते हैं और इस तरह से उनका ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, इसीलिए इन प्लांट को हम C4 प्लांट कहते हैं। अब हम आते हैं हमारी इस पॉइंट पे कि यहां पर खर्च हो रही है एटीपी इंटू एएमपी। अब जब एटीपी एएमपी पे खर्च हो तो हम इसे दो तरह से लिख सकते हैं, यानी कि एटीपी कम खर्च होती है, कन्वर्ट होती है एडीपी में और फिर एएमपी में। तो जब एटीपी एएमपी में कन्वर्ट हो, या फिर हम डायरेक्ट यूं कह सकते हैं कि दो एटीपी दो एडीपी में कन्वर्ट हो, बात एक ही है। किस तरह से? यानी कि अगर 1 एटीपी कन्वर्ट्स इनटू 1 एएमपी इज इक्वल टू 2 एटीपी कन्वर्ट्स इनटू 2 एडीपी, बराबर एक ही बात है। तो यहां पर हम कंसीडर कर सकते हैं कि
2 एटीपीज हमारे खर्च हो रहे हैं, प्लांट के खर्च हो रहे हैं इस प्रोसेस में, पायरुविक एसिड को पायरुवेट को कन्वर्ट करने में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में नॉर्मल C3 प्लांट्स में कितने एटीपी खर्च हुए और C4 प्लांट्स में कितने एटीपी खर्च होते हैं। तो C3 प्लांट में आपने देखा था कि 9 एक सर्किल में, 9 दूसरे में, यानी कि 18 एटीपीज खर्च हुए थे C3 साइकिल में। अब यहां पर क्या है कि C3 साइकिल यहां पर चल रही है, तो इट मींस 18 एटीपीज तो यहां पर खर्च होंगे, जो कि हो रहे हैं पहले ही। उसके बाद यहां पर एडिशन क्या है कि यहां पर 2 एटीपीज खर्च हो रही हैं एक्स्ट्रा। सही है, तो 2 क्यों लिखी हमने, क्योंकि एटीपी जब एएमपी में कन्वर्ट हो तो उसे हम 2 एटीपी को 2 एडीपी में कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां पर 2 एटीपी खर्च हुए हैं, लेकिन क्या सिर्फ 2 ही होते हैं, क्योंकि 2 एटीपी तो सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को यहां तक लाने के लिए, इस साइकिल के लिए खर्च हुए हैं। और C3 साइकिल में एक ग्लूकोज की फॉर्मेशन करने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। तो इट मींस ये साइकिल 6 टाइम चलेगी, तब जाकर 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे इसको, इस C3 साइकिल। तो एक साइकिल में 2 एटीपीज, तो इस तरह की 6 साइकिल्स चलेंगी, तो ये कितनी हो जाएंगी, 12 एटीपीज। तो यानी कि 12 एटीपीज एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं C4 प्लांट्स को, जो कि इस प्रोसेस में काम आ रही हैं यहां पे। तो इट मींस के टोटल C4 प्लांट्स को 12 प्लस 18 30 एटीपीज रिक्वायर होती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि C4 प्लांट को एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 30 एटीपीज चाहिए होती हैं, और जबकि C3 प्लांट को एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में 18 एटीपीज चाहिए होती हैं।